नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रशासनिक गुरुकुल के सफलता सीरीज में। तो हम डिस्कस करते हैं मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी के ईपीएफओ एग्जामिनेशंस में आ सकता है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1, कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू नाविक, जिसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। नंबर 1, इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। Number 2, it has combination of satellite both in geosynchronous and geostationary orbit। हम इस प्रश्न को समझते हैं, ठीक है। देखिए, नाविक क्यों न्यूज में है? नाविक न्यूज में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर जारी किया है कि जितने भी मोबाइल कंपनी है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे शुड मेक रिलेटिव चेंजेस इन देयर मॉडल्स सो दैट आपका नाविक सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल हो सके, ठीक है। और नाविक सॉफ्टवेयर में जीपीएस सिस्टम भी है और ये भारत के मेन लैंड से 1500 किलोमीटर आगे तक का पूरा डेटा देगा, ठीक है। तो इसे बनाया क्यों गया? बनाया गया है क्योंकि गूगल का जो जीपीएस सिस्टम है उसे रिप्लेस किया जाएगा इन फ्यूचर, बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वी कांट बी डिपेंडेंट ऑन फॉरेन सर्विसेज, ठीक है। इसमें कितने सैटेलाइट हैं? टोटल 8 सैटेलाइट हैं, 8 से लेके 7 सैटेलाइट तक हैं, ठीक है। 4 सैटेलाइट जो है वो जियो सिंक्रोनस में है और 3 सैटेलाइट स्टेशनरी ऑर्बिट में है, ठीक है। यह पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है आपको, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं जियो सिंक्रोनस क्या होता है और जियो स्टेशनरी क्या होता है। इसके ऊपर पहले भी बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। जियो स्टेशनरी एक सब यूनिट है जियो सिंक्रोनस का, ठीक है। जियो स्टेशनरी क्या होता है? वो इक्वेटर के ऊपर होता है। इक्वेटर जिस प्लेन में है उसी प्लेन में सैटेलाइट रहती है, ठीक है, उसी प्लेन में सैटेलाइट रहती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थ के मूवमेंट के साथ वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब उसका कोई मूवमेंट नहीं है। जियो सिंक्रोनस जो है वो सर्टेन डिप एंगल बनाती है अर्थ के साथ और वो भी 24 घंटे में ही रोटेशन पूरा करती है लगभग, ठीक है। तो वो आपको पूरा डेटा प्रोवाइड करती है मैप करके। ये पॉसिबल क्वेश्चन है क्योंकि नाविक न्यूज में था, ठीक है। इसके दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। आप भी नाविक को सर्च कर लीजिए, न्यूज वाले पोर्शन को, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से उसे पढ़ें, क्योंकि कंटेक्स्ट याद रखना जरूरी होता है एग्जामिनेशन में, किस कंटेक्स्ट में ये आया था, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। Question number 2, hermit, which has recently been in news, is a option A, vaccine against corona, option B, spyware, C, navigation system for blind, D, app for specially abled। आप देखिए, आपके ऑप्शंस भी ऐसे मिलते जुलते हैं कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इस चारों में से कोई भी ये ऑप्शन सही हो सकता है, until less you have been following the news। hermit is nothing but spyware। पिछली बार पेगासस न्यूज में था, इस बार hermit न्यूज में है, ठीक है। तो इसे जिस कंपनी ने डेवलप किया था पेगासस, वही कंपनी संभवतः हर्मिट भी डेवलप किया है। ये न्यूज में आया तब जब इटली और स्पेन और कजाकिस्तान में बहुत लोगों के एंड्रॉइड फोन हैक्ड हो गए थे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टेमिस प्रोग्राम स्पेस मिशन विच एम्स टू बी द फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू ल्यूनर साउथ, कंसीडर द फॉलोइंग। नंबर 1, दिस मिशन इज ऑफ नासा। नंबर 2, आर्टेमिस प्रोग्राम हैज इनलिस्टेड एलन मस्क स्पेस एक्स एज कमर्शियल पार्टनर, ठीक है। आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में बता दूं आपको, यह प्रोग्राम है जहां पे आपको मून के साउथ में जाना है, साउथ पोल के पास जाना है और वहां पे इस प्रोग्राम को फलीभूत करना है। क्यों इतनी सारी डिस्कवरी हो रही है मून के सदर्न पोल की? क्योंकि संभवतः वहां पे कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जो अर्थ में पर्टिकुलर कंट्री के एनर्जी नीड को मीट करेंगे। माना यह जा रहा है कि मून के साउथ में हीलियम का बहुत अतुल्य भंडार है। हीलियम जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करेगी और हीलियम जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है। इंडिया भी ये करने वाला है। तो आर्टेमिस किसका प्रोग्राम है? नासा का है, न्यूज में है। और इसका कमर्शियल पार्टनर कौन है? एलन मस्क का स्पेस एक्स। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट दिए हैं वो सही है। सही आंसर क्या है? बी। देखिए, जो भी पॉसिबल न्यूज में है और संभवतः क्वेश्चन आ सकते हैं, हम कंटेक्स्ट के साथ आंसर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इज गोइंग टू बी इन लद्दाख, हेनले। 2, हेनले डार्क स्काई रिजर्व इज इनसाइड हेमिस नेशनल पार्क। 3rd, हेमिस नेशनल पार्क इज लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। देखिए, विश्व में अभी तक 3 ही डार्क स्काई रिजर्व बने हैं, ठीक है। एक संभवतः जो बनने वाला है या बन चुका है, अभी इसको न्यूज में डाला गया है, पूर्ण तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, वो है आपका लद्दाख का हेनले। हेनले में डार्क स्काई रिजर्व होगा। डार्क स्काई रिजर्व ऐसा होगा कि वहां पे कोई भी आपका आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन नहीं है, तो हम स्काई को उसके प्रिस्टाइन अनछुए पहलू में देख सकते हैं। तो ये डार्क स्काई रिजर्व बना है और इस रिजर्व को कौन बना? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक बनाता है, इन्वायरमेंट नहीं बनाती, इसे याद रखिएगा।
डार्क स्काई रिजर्व जो हेनले में होगा वो हेमिस नेशनल पार्क में है, ये भी सत्य बात है। हेमिस नेशनल पार्क का जो एरिया है वो 4,500 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क में ही एक ट्राइब रहती है, चांगपा, ठीक है। और ये ट्राइब किस चीज के लिए फेमस है? तो ये ट्राइब आपका फेमस है पश्मीना गोट्स के लिए, उनके ऊल को रियर करने के लिए। तो पहले 3 सेंटेंस जो दिए गए हैं तीनों ही सही हैं, तो सही जवाब है ऑल। आपसे मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या फिर ईपीएफओ एग्जामिनेशन में आपको डार्क स्काई रिजर्व से डेफिनेट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जुपिटर? 1, जुपिटर इज बिगेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। 2, जुपिटर हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स इन सोलर सिस्टम। ये अभी एकदम ताजा न्यूज है, फरवरी मार्च का न्यूज है। इसमें कंफर्म किया गया है कि पहले माना जाता था सैटर्न जो है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ मून है, अब उसे जुपिटर ने हरा दिया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बताने की आवश्यकता नहीं, आपको क्लास 6-5 से पता है कि जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पर सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, तो आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6, Indian Railway is switching over to aluminum freight train rake. Consider the following statement. They have more carrying capacity, consume less energy and are corrosion resistant. 2, they are 100% recyclable. 3, it will help India achieve its CO2 reduction. देखिए, अभी हाल में ही भुवनेश्वर के स्टेशन से अश्विन वैष्णव जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहला अल्युमिनियम जो मालगाड़ी का डब्बा होता है उसको ट्रैक पर दौड़ने दिया, ठीक है। ये अल्युमिनियम जो है ये 100% रिसाइक्लेबल है, इसको वापस रिसाइकल किया जा सकता है, करोजन फ्री है, इसमें जंग नहीं लगेगा, इसका वजन भी कम है लोहे से। तो जब वजन कम है तो सेम एनर्जी में लंबी दूरी तक चलेगा, तो जब लंबी दूरी में चलेगा तो एनर्जी एफिशिएंट रहेगा, जब एनर्जी एफिशिएंट रहेगा तो CO2 एमिशन में रिडक्शन होगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। और ये स्टेटमेंट आपको याद रख लेना है, एग्जाम में संभवतः एज इट इज आ जाएगा। अब आप एक्सप्लेनेशन पार्ट देखिए, एक्सप्लेनेशन में देखिए ये स्टेटमेंट जो मैंने डाला था ये हिंडाल्को के प्रेस विज्ञप्ति में आई हुई थी, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंडाल्को ने मेंशन किया था। तो आप इसे पॉज करें, नोट डाउन करें, बिकॉज दिस इज ए पॉसिबल क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कॉन्फ्रेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस will be held by a council of 7 members. Number 2, these members will be elected by UN General Assembly for a period of 5 years. देखिए ये मोदी जी की पहल है, और जब मोदी जी की पहल है तो संभवतः आपके एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कॉन्फ्रेंस मोदी जी की पहल है। इसमें हमारे पास क्या क्या है? भारत के पास चीता है, लायन है बिग कैट्स में, टाइगर है, लियोपार्ड है, स्नो लेपर्ड है। ये अकेला देश है जहां पे 5 बिग कैट्स मौजूद हैं, ठीक है। क्या मिसिंग है? टोटल इसके अंदर 7 बिग कैट्स आते हैं, जैगुआर और प्यूमा, ठीक है। ये 7 बिग कैट हैं। भारत की ये पहल है, तो भारत पहले 5 साल तक इसके जो सेक्रेटेरिएट बनेंगे उसको समर्थन देगा, ठीक है। उसके बाद इसके जो मेंबर होंगे यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली से इलेक्टेड रहेंगे 5 साल के लिए, और 7 इसके मेंबर रहेंगे। क्यों बिग कैट के ऊपर इतना ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि बायोडायवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है ना, वो एपेक्स प्रीडेटर, जो हमारा एनर्जी पिरामिड है उसके सबसे ऊपर में कौन बैठा है? अपना एपेक्स प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब जो शिकार करके सबको खाता है, वो लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड, प्यूमा, स्नो लेपर्ड यही हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 में ये प्लेज लिया है 30/30 का, मतलब 2030 तक विश्व के 30% बायोडायवर्सिटी को हम पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। तो ये एक संभवतः क्वेश्चन हो सकता है, या तो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से बिग कैट हैं, भारत में कौन कौन से बिग कैट हैं, या फिर इस अलायंस का जो मेंबर है उसका सिलेक्शन कहां से होगा। तो इसको ध्यान में रखें, ये एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। देखिए ये सवाल मैंने आपको यूं ही नहीं पूछ दिया है, पहली बात, ठीक है। इस सवाल को पूछने का एक पर्पस है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में इन्वायरमेंट वाला चैप्टर खोजेंगे तो उसमें ये मेंशन्ड है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी।
मेंशन्ड है, और जब भी इकोनॉमिक सर्वे में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है वो आ जाता है। ये कब आया था अस्तित्व में? 1999 से इसे मनाया जा रहा है, तो इसका भी तो 25वां साल पूरा हो जाएगा। जिस दिन आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे उसके ठीक पहले पूरा हो जाएगा, तो ये एक संभवतः क्वेश्चन हो सकता है। बाकी जो मैंने ऑप्शन दिए हैं उसका भी पर्पस है। ये आपका अर्थ डे है, इंटरनेशनल अर्थ डे। 3 नवंबर पर क्या है ये भी मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट टाइम बायोस्फीयर रिजर्व्स डे मनाया जा रहा है इंटरनेशनली, ये 3 नवंबर को, ये भी संभावित क्वेश्चन हो सकता है। इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर को है, तो ये आप ध्यान में रखें, पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग। नंबर 1, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज हेडेड बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ होते हैं, ये बात सत्य है। ठीक है, और ये नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ किस एक्ट के अंदर बना है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हुआ है आपका 1972। ठीक है, और इसके 50 साल पूरे हो चुके हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के भी 50 साल पूरे हो चुके हैं। बंडीपुर में स्वयं हमारे प्रधानमंत्री गए थे, फोटो सेशन हुआ था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया का एग्जैक्ट डेटा दिया, तो एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को हेड एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं करते हैं, यहां पे एडिशनल सेक्रेटरी जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो करते हैं। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चेन्नई में है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एडवाइस देना, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का काम क्या होता है? ये जो घटाव बढ़ाव होती है ना सीमा में रिजर्व एरिया के, ये यही पास करता है। तो कोई भी डेवलपमेंटल या कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा जो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरेगा, तो फाइनल अथॉरिटी जो होती है वही देती है। ठीक है, तो जो इसमें पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, सही स्टेटमेंट सिर्फ एक है। ठीक है, आप पॉज करें, नोट डाउन करें, ये पॉसिबल क्वेश्चन है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी किस एक्ट के अंतर्गत आई है? तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर आई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 कंसीडर द फॉलोइंग। नंबर 1, the rule function based on the concept of extended producer responsibility, right? Number 2, the producer of batteries are responsible for collection and recycling of waste. Number 3, the producer may engage themselves or authorize any other entity to collect, recycle or refurbish waste batteries. ये अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन है आपके इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, तो यहां पर क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों एक्सटेंडेड है? प्रोड्यूसर का काम क्या है? प्रोड्यूस करना, पर उसे एक्सटेंड करके क्या कराया गया है? उसे एक्सटेंड करके क्या कराया गया है? एक्सटेंड करके उसे बताया गया है कि भाई तुम कलेक्ट करोगे और रिसाइकल भी करोगे, क्योंकि ये प्रकृति में अगर ऐसे ही रहा तो इससे क्या होगा? इससे वेस्ट बढ़ेगा और इससे पॉल्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि बैटरीज में एसिड भी होते हैं और आपके हैवी मेटल्स भी होते हैं, तो वो पॉल्यूट करेंगे लैंड को भी, वाटर को भी। ठीक है, तो प्रोड्यूसर या तो खुद से ये काम कर ले कलेक्ट करने का और रिसाइकल करने का, या एक थर्ड पार्टी को ऑथराइज करे जिसकी उसमें स्पेसिफिकेशन हो, जिसको उसमें पूर्ण तरह से काम आता हो। तो काम क्या है? कलेक्ट करना है, रिसाइकल करना है, रिफर्बिश करना है और वापस रिसाइकल करके इसे बैटरीज बनाना है। ठीक है, तो इसमें ऑल द स्टेटमेंट आर राइट। सो विद दिस 10 possible questions which may come up in your EPFO examination comes to an end. We will continue providing you with this सफलता सीरीज। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें। हम जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता उसके एक सप्ताह पहले तक या उस दिन तक आपको प्रोवाइड करेंगे पॉसिबल एरियाज, और ये हम रिसर्च बेस्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अमूमन कोई भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। वी हैव गॉन थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स, वी हैव सीन एंड एनालाइज द ट्रेंड एंड सच इज आवर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज कि we will definitely let you know major portion from where the questions will come from. So stay tuned, stay connected, do download our app. हमें YouTube पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।